यूपी टेट के हिंदी मॉक टेस्ट की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हमने इसमें वर्णमाला के 10 प्रश्नों को लिया है और यदि आपने इन 10 में से 7 के सही उत्तर दे दिए तो इसका मतलब है कि आपको यूपी टेट में हिंदी में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़े बहुत से आपका काम चल जाएगा और 25 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। 25 नंबर का मतलब होता है कि आप यूपी टेट आराम से पास कर रहे हैं। तो आप इत्मीनान से प्रश्नों को पढ़िएगा, पहले उत्तर सोचिएगा, उसके बाद आप उत्तर देख पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप पहले ही उत्तर देख लेंगे, ठीक है। तो 10 में से 7 का सही जवाब देने के लिए तैयार रहिए और इसको अच्छे से लीजिए, एंजॉय कीजिए, बढ़िया से मॉक टेस्ट दीजिए। आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है कि हिंदी में कितनी मात्राएं मानी जाती हैं। तो मात्रा होती क्या है? व्यंजन के साथ लगा करके बोले जाने वाले शब्द के अंशों को या स्वर के अंशों को ही मात्रा कहा जाता है। स्वर के अंशों को जो व्यंजन के साथ लगाकर बोले जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? मात्रा। और यह व्यंजन के पीछे आती हैं। तो हिंदी में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप जानते होंगे दोस्तों कि हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं और 11 स्वरों पे 10 मात्राएं होती हैं। तो कुल मात्राओं की संख्या कितनी है? 10। कितनी है? 10। हिंदी में कितनी मात्राएं मानी जाती हैं? 10। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है कि अ के लिए कौन सी मात्रा होती है। तो दोस्तों अ के लिए कौन सी मात्रा होती है? हमने अभी बताया था कि 11 स्वरों के लिए 10 मात्राएं होती हैं और अ के लिए कोई मात्रा नहीं होती है। अ केवल व्यंजन के पीछे अपने आप आता है। जैसे क बोलने पे आ रहा है, न बोलने पे आ रहा है, इसी तरह से इसके लिए कोई अलग से स्पेसिफिक मात्रा नहीं होती है। तो अ के लिए कोई मात्रा नहीं होती है। छ ध्वनि का निर्माण कैसे होता है? दोस्तों आप जानते होंगे कि जो छ ध्वनि है वो आपके संयुक्ताक्षर का भाग होती है। आपके हिंदी में कितने संयुक्ताक्षर होते हैं? 4 संयुक्ताक्षर होते हैं। छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ और स्र यह किसी न किन्हीं 2 शब्दों से मिलकर के बने होते हैं। तो 4 संयुक्ताक्षर हिंदी में कुल होते हैं। छ किससे मिलकर के बनता है दोस्तों? क और मूर्धन्य स से मिलकर के बनता है छ। इसी तरह से त्र किससे बनता है? त और र से मिलकर के बनता है। आधा त होगा और र होगा तो आपका बनेगा त्र। इसी तरह से इ और ज्ञ किससे बनता है? तो आधा आपका ज मिलेगा और इसके बाद इ मिलेगा तो आपका ज्ञ बनता है। इस तरह से बन करके संयुक्ताक्षर बनते हैं। री का उच्चारण स्थान क्या होता है? दोस्तों री का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आप जब री बोलेंगे ना, री बोलेंगे तो आपकी जीवा मसूड़ों में टच होती है। आपकी जीवा कहाँ पे छू जाएगी? मसूड़ों में। तो जब जीवा आपकी मसूड़ों में छू जाए तो उसे मूर्धन्य कहते हैं, यानी मूर्धन्य पे होती है। कहाँ पे होती है दोस्तों? मूर्धन्य पे होती है, ठीक है। तो मसूड़ों पे री आता है तो वह मूर्धन्य पे चला जाता है। इस तरह से आपका करेक्ट आंसर होगा कि री का उच्चारण स्थान मसूड़ों या मूर्धन्य से होता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों जब सामान्य रूप से आपसे पूछे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है तो आप कहेंगे 13 होती है। और जब पूछेगा मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आप कहेंगे 11 होती है। इन 13 और 11 के बीच में आपका 2 शब्द छिपा होता है, अनुस्वार और विसर्ग, जो अंग और अह करके बोला जाता है, ठीक है। अंग और अह जब आ जाएगा तो वह 13 हो जाएंगे। तो कुल स्वर में आएगा और मूल स्वर आपके 11 होते हैं जिसमें अंग और अह आपका नहीं आता है, ठीक। तो इस तरह से आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 13, क्योंकि कुल स्वरों को ही इसमें पूछा है और कुल स्वर यहाँ पर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, ये सारे स्वर आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से दीजिए। आपने 5 में से कितने प्रश्नों को आपका आंसर आ रहा था वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों आ चुका है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? स्वर और व्यंजन को मिला करके अब पूछा जा रहा है। जब कुल पूछे तो स्वर और व्यंजन दोनों आ जाएंगे। तो 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं, जिसमें से 11 आपके स्वर होते हैं। बाकी जो बचते हैं वो व्यंजन होते हैं। कुछ संयुक्ताक्षर होते हैं, कुछ अंतस्थ होते हैं, कुछ उत्क्षिप्त होते हैं। इस तरह से हमारी हिंदी वर्णमाला बनी है। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि ड और ढ में को क्या कहते हैं? ड और ढ को क्या कहते हैं? तो ड और ढ को क्या कहा जाता है हिंदी वर्णमाला में? तो यह दोनों उत्क्षिप्त होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों?
उत्क्षिप्त तब क्या होता है, तो देखिए जब जिह्वा बोलने में टेढ़ी हो जाए, बीच में से मुड़ जाए और जिह्वा के दोनों साइड से हवाएं निकलें, जिन शब्दों को बोलने में उनको उत्क्षिप्त कहा जाता है। जिह्वा टेढ़ी हो जाए और बोलने पर दोनों साइड से हवाओं का प्रवाह होता है, हवाएं बाहर आती हैं, तो वो व्यंजन उत्क्षिप्त कहलाते हैं। तो अब हमारे 7 प्रश्न हो चुके हैं और 7 में से क्या आपको 7 प्रश्न के उत्तर आ रहे थे? और यदि आ रहे थे तो अच्छी बात है, थोड़ा सा और पढ़िए, आप टॉप करेंगे यूपी टेट। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि हिंदी वर्णमाला किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी वर्णमाला किस लिपि में लिखी जाती है? उस लिपि का नाम क्या है? ब्राह्मी है, खरोष्टी है, क्या है? तो नहीं, देवनागरी है। हिंदी वर्णमाला किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? देवनागरी लिपि में, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों कि अंग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो दोस्त, अंग का उच्चारण स्थान यदि आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो अंग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। कहाँ होता है? कंठ से होता है। अंग, अंग कहाँ होता है? अंग, कंठ होता है दोस्त। अब अगला सबसे अच्छा आ गया है प्रश्न आपके सामने कि हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन जब आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे 33। कितना कहेंगे? 33। और जब आपसे कुल व्यंजन पूछेगा तो आप कहेंगे 44 होता है। कितना होता है? 44। तो मूल व्यंजन 33 होते हैं और उसमें अगर ड ढ को मिला करके पूछे तो 33 भी होता है, लेकिन इनमें से ऑप्शन जो है वो आपको एक ही देगा। तो इस प्रकार से आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 33, क्योंकि मूल व्यंजन पूछा है तो 33 होते हैं। तो दोस्तों यार 10 प्रश्न और 10 में से यदि आपने 7 सही किए हों तो आप अपने ऊपर ताली बजाइए, शाबाशी अपने आप को दे सकते हैं। बाकी CDP के EVS के सारी क्लासेज हमारे यहाँ चलेंगी, पूरी क्लासेज प्रॉपर तैयारी होगी, इसलिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।